अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो है इस चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 किया था और उसमें हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की थी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस आने के बाद इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही टॉपिक ऐसे हैं जो पेपर में आएंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ें तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना चैप्टर पढ़ने में। तो बेहतर ये कि हम सब कुछ पढ़ें जो कि हमारे लिए बड़ा नॉलेजेबल भी है और फ़ायदेमंद भी आगे जाके होगा। ज़रूरी नहीं है कि हम पेपर में सिर्फ जो सवाल आने हैं वही पढ़ के मामले को ख़त्म कर दें। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है बच्चों? पावर है कि पावर क्या होती है और पावर के डेफिनेशन देखेंगे, इसके अलावा फार्मूला देखेंगे, फिर इसके यूनिट्स, फिर अदर यूनिट्स। ठीक है, आप लोग जानते हैं एक बहुत बात अच्छे तरीके से कि जो चीज़ें मैं बोर्ड पर लिख रहा होता हूँ, ठीक है, वही आपने जो है कॉपी में भी वैसी लिखनी है, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, कोई अपनी मतलब ओवर इफिशिएंट बनने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब आप जो है वो अपने चैम्पियन बन जाए खामागा। जो लिखवाया है बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा। देखिए पावर का मतलब क्या होता है। पावर हमारे पास जो है द वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि कोई भी मशीन हो, कोई भी ह्यूमन बॉडी हो, कोई भी जो है वो ऑब्जेक्ट हो, वो जितना वर्क डन करे इन यूनिट टाइम में, एक सेकंड के अंदर जितना ही वर्क डन करेगी वो उसकी क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी। तो दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। और एक तरीके से पावर के डेफिनेशन को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी पर यूनिट टाइम या एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। वर्क और एनर्जी जो है ना आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात जानते हैं कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने के लिए सलाहियत चाहिए। सलाहियत क्या होती है? एनर्जी होती है। दैट्स वाई हमारे पास वर्क अपॉन टाइम भी जो है पावर होती है और एनर्जी अपॉन टाइम भी पावर होती है। तो हम डेफिनेशन लिखने लगे बच्चों इस चीज़ की। क्या डेफिनेशन है? द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। आई होप सो कि आप लोगों को पूरी डेफिनेशन जो है वो विजिबल होगी और बिल्कुल बड़े फ्रंट में भी लिख रहा हूँ इसलिए मैं, ताकि कोई इशू ना हो आप लोगों को कॉपी करने में। सही है बच्चों? तो ये तो आगे डेफिनेशन के बाद हम चलते हैं इसके फार्मूला के ऊपर कि फार्मूला क्या होगा इसका। जनाब हम कह रहे हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम जो है वो पावर होता है। तो मान लेते हैं कि अगर कोई बॉडी फ़र्ज़ कर लें इफ़ डेल्टा डब्ल्यू है, चेंज इन वर्क डन जो वो क्या है? डेल्टा डब्ल्यू है। इफ डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन, अच्छा, इन टाइम डेल्टा टी अगर डेल्टा टी में कोई बॉडी जो है डेल्टा डब्ल्यू चेंज इन वर्क डन कर रही है तो देन इट्स पावर विल बी, उसकी पावर क्या कहलाएगी आपके पास? देन इट्स पावर विल बी कैसे डिफाइन की जाएगी, कैसे लिखी जाएगी? लिखी जाएगी जनाब आपके पास इस तरीके से कि फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। समझ आई बात ये वाली? क्या फॉर्मूला बन जाएगा? P इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। ये तो आ गया जनाब आपके पास पावर का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ये बन गया पावर का फॉर्मूला। अच्छा जी, उसके बाद हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। तो यूनिट क्या होगा इसका? आइए यूनिट देखते हैं। यूनिट जनाब हमारे पास बनेगा देखिए बाय फार्मूला यूनिट होना चाहिए था डेल्टा डब्ल्यू। वर्क डन का यूनिट होता है जूल्स, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो जूल्स पर सेकंड इसका बाय फार्मूला यूनिट होना चाहिए था, बट हमारे पास यहाँ पे जूल्स पर सेकंड जो है बराबर होता है वॉट्स के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर का एसआई यूनिट है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट होता है हमारे पास। कोई भी अगर आपसे पूछे सवाल आ जाए एमसीक्यू के अंदर कि बेटा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, देन व्हाट विल यू से? आप कहेंगे सर वॉट्स होता है। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई। अब इसके यूनिट्स, ये तो वॉट है, ठीक है ना, अदर यूनिट्स भी हैं, कुछ ना कुछ इसके अदर यूनिट्स भी होते हैं, यानी कि और भी वॉट्स के अलावा भी पावर जो है वो मेजर की जाती है डिफरेंट यूनिट्स के अंदर। आपने अक्सर देखा होगा जो आपके गली मोहल्लों में ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं, वहाँ बाहर किलोवाट्स में होते हैं वो। ठीक है ना, वो किसके अंदर होते हैं? किलोवाट्स में होते हैं। अच्छा, आपका जो जनरेटर होता है बेसिकली वो किस में होता है? केवीए में होता है। तो केवीए मतलब भी क्या है? किलोवाट है। ठीक है, तो किलोवाट भी होता है, मेगावाट भी होता है इसके अलावा। ठीक है ना, तो किलोवाट में भी, मेगावाट में भी, और इस तरीके से डिफरेंट यूनिट्स में पावर के जो है डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। तो हम आपको लिख के दिखा देते हैं कि द अदर यूनिट्स ऑफ पावर आर, द अदर यूनिट्स
ऑफ पावर आर, देखो कौन कौन से हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास है 1 मेगावाट, जब पहले बात करते हैं 1 किलोवाट की बात करते हैं, ठीक है। क्या यूनिट है हमारे पास बेटा? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट मतलब 1 kW। हम जानते हैं कि किलो मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 वाट्स, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा हम कह सकते हैं क्या कि 1 मेगावाट, मेगावाट्स में भी काफ़ी ज़्यादा आपकी जो पावर है वो मेजर की जाती है। जो मैंने जैसे तस्करा किया आप लोगों से, जो बाहर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और जो हाई मशीनरीज़ हैं उनकी मेगावाट्स में होती है पावर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारे जनरेटर्स जो हैं वो इतनी हैवी मशीनरीज़ नहीं है, तो वो जो घरों में मौजूद होते हैं वो इतने हैवी नहीं होते हैं, तो वो किलोवाट्स में होते हैं, वो इतनी पावर प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, ठीक है। मेगा मतलब क्या होता है? ऐसे लिख सकते हैं इसको आप 1 MW, मेगा का प्रीफिक्स होता है 10 की पावर 6, तो क्या बन गया आपके पास? 10 की पावर 6 वाट्स। ये तो आपके पास हो गए क्या बच्चों? अदर यूनिट्स हो गए। अच्छा, इसके अलावा एक और भी बड़ा यूनिट होता है पावर का, एक होता है हॉर्स पावर और एक होता है आपके पास क्या? फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। अच्छा वो क्या होता है? वो इस तरीके से होता है, दो सिस्टम्स है ना हमारे पास, दो सिस्टम से हैं। HP मतलब क्या है? हॉर्स पावर मतलब क्या है? आपने सुना होगा ना, हमारे पास गाड़ी जो है, जैसे कल्टस की अगर बात करूं, कल्टस कितनी होती है? 1000 cc होती है। अगर करोला वगैरह की बात करें या नॉर्मल सिटी वगैरह की बात करें, वो 1300 cc भी होती है और 1600 cc भी होती है। अब जैसे बाइक होती है CD 70 सिंपल, वो 70 cc होती है, ठीक है। 125 होती है, 125 cc होती है। अब हम cc बोलें या हॉर्स पावर बोलें, बात एक ही होती है, ठीक है ना। हम 125 cc को 125 हॉर्स पावर भी कहते हैं। उसकी इंजन की पावर जो है वो 125 है बेसिकली। 125 हॉर्स पावर की जो है उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि इतनी देर चल सकती है वो, ठीक है। अब हर वो उसकी स्पीड नहीं होती, वो उसके इंजन की पावर बता रहे होते हैं, ठीक है। अब सीसी का मतलब हॉर्स पावर ही होता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 HP कंटेन्स, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को कि 1 हॉर्स पावर कंटेन 746 वॉट्स, ठीक है। HP हम ज़्यादातर वहाँ लेते हैं जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जहाँ पे क्या आ रही होती है? मैकेनिकल एनर्जी यूज़ हो रही होती है। अगर बात करें पानी की मोटर्स की, तो अक्सर जिनका दो स्टोरी का घर होता है, वहाँ पर अक्सर बेशतर 2 हॉर्स पावर का वाटर पम्प लगा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से पानी को ऊपर लेकर जाना होता है। और जो नॉर्मल ग्राउंड फ्लोर वाले घर होते हैं, वहाँ पर आपके पास 1 हॉर्स पावर का या 1.5 हॉर्स पावर का जो है वाटर पम्प लगा हुआ होता है, ठीक है। तो जहाँ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ हो रही होती है, जब मूवमेंट आती है जिस चीज़ के अंदर, तो मूवमेंट तो ज़्यादा सब में ही आएगी, लेकिन जो मोटर्स वगैरह होती हैं उसमें वो मोस्टली जो है, जो इंजन होते हैं वो मोस्टली हॉर्स पावर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, अगर हम बात करें CGS सिस्टम की, तो CGS सिस्टम में, इन CGS सिस्टम के अंदर बच्चों एक हॉर्स, ये तो किसमें? सिस्टम इंटरनेशनल में ना, ये तो सिस्टम इंटरनेशनल में लिख देता हूँ यहाँ पर, इन सिस्टम इंटरनेशनल, ये तो सिस्टम इंटरनेशनल में था। CGS के अंदर हमारे पास एक हॉर्स पावर जो है, ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि MCQ से पूछ सकते हैं आपसे। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 550 पाउंड। मतलब क्या हुआ? अच्छा, पाउंड मतलब होता है आपके पास, पाउंड को करते हो रिप्रेजेंट किससे? LB से, और इसको करते हो किससे? फुट पर सेकंड। एक चीज़ मैंने गलती से लिख दी है CGS, ये CGS नहीं होता बेटा, FPS में होता है। किस में होता है? FPS में होता है। FPS मतलब क्या है? फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो देख लीजिए, आपके पास फोर्स का यूनिट क्या आ गया? पाउंड आ गया। डिस्टेंस का यूनिट क्या आ गया? फुट आ गया। टाइम का यूनिट क्या आ गया बच्चों? सेकंड आ गया। दैट्स वाई हमारे पास इन FPS सिस्टम 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 फुट पाउंड सेकेंड। गॉट इट? ये वाली बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों के? अच्छा, उसके बाद क्या करना है बच्चा? ये करना है कि हमारे पास जो है एक और यूनिट होता है किलोवाट आवर के नाम से। किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं? ये बड़ा ही कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चों को नहीं पता होता कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल्स, ठीक है। तो आइए हम ये भी चेक करें। ये कैसे चेक करेंगे कि कितने जूल्स होंगे हमारे पास, ठीक है। वॉट मतलब क्या है? वॉट मतलब जूल्स पर सेकेंड। वॉट मतलब क्या होता है? जूल्स पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को? एक छोटी सी हेडिंग डाल लूँ कि कन्वर्जन फ्रॉम किलोवाट आवर्स इनटू जूल्स। ये मोस्टली जो कन्वर्जन है ये आपकी यूज़ होगी कहाँ पर? न्यूमेरिकल्स के अंदर, और सेकेंड ईयर में जब आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे यूज़ होगी है, ठीक है। तो देखें कैसे आप कर सकते हैं 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट जूल्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं 1 किलोवाट आवर, किलो मतलब क्या होता है? 1000, यानी 10 की पावर 3। वाट मतलब क्या होता है? जूल्स पर
सेकंड। क्या मतलब होता है बच्चों? जूल्स पर सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपके पास? ये हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई बाय जूल्स पर सेकंड। समझ आई बात ये वाली? ठीक है, और एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स होते हैं। तो कैसे लिखोगे इस चीज़ को? मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 आवर कंटेन हाउ मेनी सेकंड्स? 3600 सेकंड्स। ऐसा आ गया। ठीक है, नीचे भी एस है, ऊपर भी एस है। क्या करें? जाहिर है कि एस से एस को कन्वर्ट कर, एस से एस को कट कर दें, यानी कि कैंसिल कर दें। अब देखिए 3600 का मतलब होता है 3.6 एक्सपोनेंशियल 3। क्या मतलब होता है बच्चों? 3.6 एक्सपोनेंशियल 3, ये सीन होता है। ठीक है, अब क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा आपके पास 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3600 इंटू 10 की पावर 3, और 3600 और मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, ये लोग 10 की पावर 3 सेकेंड्स, सॉरी जूल्स। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? जूल्स आ जाएगा। ये आ गया जूल्स तुम्हारे पास। तुम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 एक्सपोनेंशियल 3 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल 3। डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लोगे तब भी आंसर सही आ जाएगा। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 जूल्स। तो पता क्या चला कि हमारे पास जो किलोवाट आवर है कितने जूल्स के बराबर है? 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 जूल्स के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बात भी मेरी हमेशा, और आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये चीज़। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ ख़त्म कर दी है। ठीक है, आई होप सो के बात मेरी यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर आप लोग बिल्कुल वैसे ही कॉपी करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं क्योंकि इसके बाद मैं रब करूँगा बोर्ड को। जनाब मैट्रिक में आप पढ़कर आए थे एक टॉपिक जिसका नाम था प्रूव दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ पावर फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। तो डॉट प्रोडक्ट के नाम से तो नहीं था वहाँ पर जो है नाम से था P इक्वल टू एफ वी के नाम से था। लेकिन अब चूंकि आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं तो इसलिए आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। जिन हजरात ने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा उनसे कुछ अरसे के लिए माजरत, लेकिन इंशाल्लाह जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेंगे वो लोग तो उनको समझ में बात आ जाएगी। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं समझ में आए मामला। ठीक है, तो एक सवाल पेपर में बन सकता है किस तरीके से कि वो क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास बच्चों? क्वेश्चन बनेगा हमारे पास प्रूव दैट पावर इज द डॉट प्रोडक्ट कह लें या इज इक्वल टू कह लें, एक ही बात है, इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अच्छा, और ये सवाल इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि और P इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी, यानी कि फोर्स का वेक्टर, वेलोसिटी का वेक्टर, बीच में डॉट आ गया, दैट्स वाई डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इज इक्वल टू पावर, हमें प्रूफ करनी है ये बात। तो आइए प्रूफ करें, कोई इतना मुश्किल नहीं है काम। देखें किस तरीके से होगा। हमने मान लिया कि हमारे पास इफ अ बॉडी does work which is delta W in time delta T, then आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? आप लिख सकते हैं ना कि then its power will be, ऐसे कर लेते हैं, then its power will be। ठीक है, then its power will be, तो हमारे पास पावर क्या बन जाएगी उस बॉडी की? अगर कोई बॉडी वर्क डन कर रही है डेल्टा डब्ल्यू, टाइम डेल्टा टी लगा रही है, ठीक है, तो उसकी पावर क्या होगी? P इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? अच्छा जनाब, उसके बाद हम एक बात जानते हैं कि जो डेल्टा डब्ल्यू होता है, ठीक है, वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है वर्क डन। ठीक है, तो अच्छा मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? अब मैं लिखूंगा ये बात कि जनाब हमारे पास the work done in delta W is equal to the dot
इज इक्वल टू द, इसको सही से लिख लेते हैं .com ताकि आप लोगों के वाज़े समझ में आ जाए बात, इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है वर्क डन। तो ये आ गया तुम्हारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो तुम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो, तुम इस चीज़ को लिख सकते हो ना कि डेल्टा W इज इक्वल्स टू, यानी कि क्या बन जाएगा, डेल्टा W इज इक्वल्स टू F डॉट डेल्टा D। डेल्टा D मतलब चेंज एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाई पहले डिस्प्लेसमेंट कुछ और थी अब कुछ और हो गई, ठीक है। चेंज एंड डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा क्यों लगाया, डेल्टा इससे लगाया क्योंकि यहाँ पे डेल्टा लगा हुआ है, दैट्स वाई। यहाँ डेल्टा नहीं लगा होता तो यहाँ पे डेल्टा नहीं लगाते, तब यहाँ पे डेल्टा नहीं लगाते, यहाँ पे नहीं लगाते, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चेंज की, दैट्स वाई हमने डेल्टा हर जगह यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसके बाद, अब तुम्हारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। नाउ पावर इज इक्वल्स टू, क्या बन जाएगा बेटा, पावर इज इक्वल्स टू F डॉट डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ ना, F इंटू डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। एज वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एज वी नो दैट, क्या लिख देंगे बेटा, एज वी नो दैट, क्या बन जाएगा हमारे पास, एज वी नो दैट, हमारे पास हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, क्या आ गया हमारे पास, ये वेलोसिटी आ गया। हम जानते हैं चेंज एंड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है, यानी कि इस चीज़ को मैं और वाज़े भी लिख दूँ यहाँ पर, कैसे लिखूंगा मैं इस चीज़ को कि v इज इक्वल्स टू, यानी कि वेलोसिटी का वेक्टर इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। समझ आई बात ये वाली, तो ये फॉर्मूला बन गया। इसको इरेज कर लेते हैं आगे भी। ये लीजिए बेटा, इसको हमने कर लिया इरेज यहाँ से, और बस हम ख़त्म कर रहे हैं इस टॉपिक को अपने, ठीक है। हम वर्क तो पहले ही कर चुके थे, ठीक है। अभी हमने पावर भी खत्म कर लेंगे बस थोड़ी देर के अंदर। देखिए अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा वेलोसिटी का वेक्टर। तो क्या बन गया ये, P इज इक्वल्स टू F डॉट V। समझ आई बात, तो ये आपका आ गया आंसर, P इज इक्वल्स टू F डॉट V। तो नीचे क्या लिख दोगे, नीचे लिख दोगे ना कि इट इज प्रूव दैट, इट इज प्रूव दैट, क्या प्रूव कर लिया भाई, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। समझ आई बात ये वाली। तो ये भी एक आपका छोटी सी डेरिवेशन हो गई। यहाँ पे मामला ख़त्म हुआ इस चीज़ का, और पावर का टॉपिक भी पूरा हो गया। देखें हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या किया था, लेक्चर नंबर हमने वर्क की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट और बेशुमार चीज़ें उसकी टाइप्स की थी, ठीक है। लेक्चर 1 हमारा वहीं तक था। फिर हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है। फिर हमने बात की थी कि जनाब हम वर्क वहाँ पर जो ख़त्म हो गया, हमने प्रूव कर दिया था ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। फिर हमारा आज का टॉपिक क्या था, पावर। पावर हमने देखा पावर क्या होती है, पावर की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, उसके अदर यूनिट्स। फिर एक छोटी सी डेरिवेशन थी पावर की, वो आपके सामने मौजूद है, ठीक है बच्चों। तो ये डेरिवेशन आप लोग बिल्कुल ऐसे कीजिएगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे अपना एनर्जी का टॉपिक। एनर्जी के टॉपिक में एनर्जी की डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके रेडियो सिलेबस में भी है, वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, सही है। तो काइनेटिक एनर्जी भी देख लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी देख लेंगे, और आपको कोई भी स्टेप हो इस पूरी डेरिवेशन के अंदर जो समझ में ना आया हो, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको ऑडियो पे इसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।